हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 35वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही हो और आपको इस तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। शीतल उसकी तरफ देखते हुए बोली, अच्छा, और आपकी एक वाइफ? ओ रियली? ओ सॉरी, एक्स वाइफ नहीं बल्कि आपकी प्रेजेंट वाइफ या फिर प्रेजेंट गर्लफ्रेंड कहूँ। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि क्योंकि डिवोर्स तो आपका हो ही चुका है, लेकिन अभी भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन आपका बरकरार है। आपको पता है मिस्टर भोसले, मैंने आज तक आपके जैसा इंसान नहीं देखा जो अपने रिलेशन में इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो कि उसे ये भी नहीं पता वो प्यार किससे करता है और उसे रहना किसके साथ है। अभी वो बोल ही रहा था कि रजत उसके चेहरे पर झुका और बोला, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ चिली फ्लेक्स, मेरा रिश्ता भी सिर्फ तुम्हारे साथ है और मेरा प्यार भी सिर्फ तुम हो। बाकी अगर कुछ तुम्हें दिख रहा है तो वो तुम्हारी आंखों का प्रॉब्लम है। ढंग से देखोगी तो सारी चीज़ें समझ में आएगी, और नहीं देख सकती तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। उसकी बातें सुनकर अब शीतल को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले एक बार फिर से उसका फ़ोन बजने लगा। तो अब शीतल ने रजत को धक्का दिया और तुरंत कॉल रिसीव किया। सामने से विराट की आवाज़ आई, क्या कर रही हो तुम? शीतल उसके सवाल को सुनकर एकदम हड़बड़ा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। वो हड़बड़ाते हुए बोली, वो मैं सोने की कोशिश कर रही थी। अभी वो बोल ही रही थी कि रजत तुरंत उसके करीब हुआ और उसके पेट पर अपना हाथ रख उसे अपने सीने से लगा लिया। तो उसे अपनी पीठ पर रजत के सीने से लगा हुआ महसूस कर अब शीतल और भी ज़्यादा बुरी तरह से तड़पने लगी। वो फ़ोन पर कोई ढंग से बोल ही नहीं पा रही थी और उसे यूँ अटक अटक कर बोलते देख विराट एक बार फिर से बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है शीतल जैसे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं? क्या तुम्हारे आसपास कोई है? अभी विराट बोल ही रहा था कि रजत ने शीतल के हाथ से फ़ोन लेकर स्पीकर पर कर दिया। तो शीतल उसकी तरफ देखती ही रह गई। वहीं रजत ने अब शीतल को छेड़ने का पूरा मूड बना चुका था। शीतल एक बार फिर से अटक अटक कर बोली, नहीं नहीं, मेरे पास तो कोई नहीं है। विराट, क्या हुआ? तुम ऐसे सवाल क्यों बोल रही थी? अब रजत ने उसकी गर्दन पर किस करना शुरू किया। शीतल उसके होठों को अपनी गर्दन के नीचे सीने पर महसूस कर एक बार फिर से पागल सी होने लगी। एक तरफ विराट फ़ोन पर बोले जा रहा था और दूसरी तरफ रजत रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। विराट एक बार फिर से बोला, अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि शादी के बाद तुम हनीमून के लिए कहाँ चलोगे? उसके सवाल पर शीतल कुछ बोलती उससे पहले ही रजत ने उसके हाथ से फ़ोन लिया और उसे नीचे की तरफ दबाते हुए शीतल के बिल्कुल कानों के पास जाकर बोला, बेशक से हम दोनों हनीमून के लिए कहीं पर भी जाए, फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुम्हें रूम से बाहर ही नहीं जाने दूँगा। बाकी और तो शायद ही कुछ हो। उसका जवाब सुनकर शीतल के कान एकदम से खड़े हो गए। शीतल उसकी तरफ देखते हुए बोली, प्लीज़ फ़ोन दीजिए ना मेरा। उसकी वो धीमी धीमी सी आवाज़ सुनकर रजत के चेहरे पर अब डेविल सी स्माइल आ गई। विराट फ़ोन पर एक बार फिर से बोला, बताओ ना शीतल, कहाँ चलेगी हनीमून पर? आई नो ये सवाल तुम्हारे लिए शायद इस वक्त बहुत बड़ा है या फिर कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन यूँ ही बस मेरा जानने का मन किया, क्योंकि मैं ये सब कुछ पहले ही प्लान करना चाहता हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर शीतल एक बार फिर से बोली, प्लीज़ मिस्टर भोसले, फ़ोन दीजिए ना। रजत के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट लिए बोला, अच्छा दे दूँगा, पहले मुझे किस करो। शीतल ने उसे घूर कर देखा। विराट अब फ्रस्ट्रेशन होते हुए बोला, क्या हुआ शीतल, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही हो? बताओ ना, तुम्हें मेरे साथ कहाँ घूमना जाना पसंद करोगे तुम? विराट के सवाल पर सवाल किए जा रहा था और शीतल घूरते हुए रजत की तरफ देखे जा रहे थे, लेकिन रजत के एक्सप्रेशन ही बता रहे थे कि वो शीतल को तो तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक शीतल उसकी मर्जी के मुताबिक उसे किस नहीं कर देती। इसलिए शीतल ने हल्की से अपने
आंखें बंद की और अपने होठ रजत की होठों की तरफ बढ़ा दिए। लेकिन जब उसने रजत के होठों को छुआ तो उसकी आंखें खुद ब खुद खुल गई, क्योंकि उसके होठ लगे तो रजत के होठों पर थे, लेकिन अब रजत का माथा उसके होठों को छू रहा था। वो सवालिया नज़रों से रजत की तरफ देखने लगी। रजत हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मानता हूँ मैं थोड़ा मतलबी टाइप का इंसान हूँ, दिल से ज़्यादा जिस्म से लगाव रखने वाला हूँ, लेकिन जब से तुमसे प्यार हुआ है ना, हर ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है मेरी। चाहिए तो सिर्फ़ और सिर्फ सुकून, जो सिर्फ़ तुम्हें अपनी बाहों में भर कर भी मिल सकता है मुझे। ये बोलते हुए उसने शीतल के हाथों में फूल दिया, लेकिन माइक को अपने हाथों से नहीं हटाया। वो धीरे से बोला, गुड नाइट कहकर फ़ोन डिस्कनेक्ट करो। शीतल अभी भी सवालिया नज़रों से उसे ही देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सच में रजत ने ये सारी बातें कही हैं। उसने रजत के हाथों से फ़ोन लिया और विराट से बात करते हुए बोली, ओह आई एम सो सॉरी विराट, लेकिन अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए मैं कल आपसे बात करूंगी। आई होप आप मना नहीं करेंगे। विराट तुरंत बोला, इट्स ओके शीतल, मेरे लिए सबसे ज़्यादा तुम और तुम्हारी तबीयत ही है। ठीक है, कल मैं तुमसे बात करता हूँ, और वैसे भी कल हमारी इंगेजमेंट है तो मिलना तो होगा ही। बाय, गुड नाइट बोलकर वो फ़ोन डिस्कनेक्ट करता है। उससे पहले ही रजत ने शीतल के हाथों से फ़ोन लिया और डिस्कनेक्ट करने के बाद मुंह बनाते हुए बोला, मिलना तो होगा ही। उसे यूँ मुंह बनाते हुए देख शीतल के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। रजत ने फ़ोन साइड में रखा और शीतल को अपनी बाहों में भरकर बेड पर लेटने लगा, तो शीतल उसे रोकते हुए बोली, ये गलत है ना मिस्टर भोसले, प्लीज़ आप अपने रूम में जाइए, मुझे परेशान करना बंद कीजिए। रजत ने तुरंत उसके होठों पर उंगली रखी और उसे थोड़ी सर्द लेकिन सेडेक्टिव नज़रों से देखते हुए बोला, अब अगर तुमने एक और शब्द भी कहा ना, तो अब तक जो मैं तुम्हें परेशान करने से खुद को रोक रहा हूँ ना, वो मैं खुद को रोक भी नहीं पाऊँगा। लेकिन फिर तुम भी जानती हो कि जब मैं खुद को रोक नहीं पाता तो तुम किस तरह से मुझसे परेशान हो जाती हो। इसीलिए चुपचाप अपनी आंखें बंद करो और मेरे सीने पर सर रखकर लेट जाओ। शीतल एकदम से शॉक्ड रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। रजत की धमकी ने उसकी सिट्टी पिट्टी ही गुल कर दी थी। वो नीचे की तरफ झुकी और रजत के कंधे पर अपना सर रख लिया तो रजत ने खुद से ही उसे अपनी बाहों में कस लिया। शीतल का तो दिल धक से रह गया। वो रजत की बाहों में अलग होना चाहती थी, लेकिन हो भी नहीं पा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसके अगले पल रजत का हाथ अपने बालों में चलता हुआ महसूस किया। रजत एक तरह से उसे हेड मसाज दे रहा था। शीतल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई और उसे यूँ मुस्कुराते हुए वो गहरी नींद में चली गई। उसके सोने के बाद रजत उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, जीत तो बेटा मैं तुम्हारी तोड़ कर ही रहूँगा। बड़ी आई तुम उस विराट से शादी करने वाली, कल देखती जाओ तुम्हारी इंगेजमेंट में क्या होता है। सुबह का वक्त शीतल आराम से अपने बेड पर सोई हुई थी। उसकी आंखें खुली तो उसने अपना हाथ अपने चेहरे पर रखकर हल्का सा अपने चेहरे को सहलाया और फिर अपनी आंखें खोली। अपना चेहरा चलाते हुए उसे कुछ तो अजीब लग रहा था, लेकिन उसने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो अपनी जगह पर उठकर बैठी और अपने बगल में देखने लगी, जहाँ पर फिलहाल रजत नहीं था। वहाँ पर रजत को ना देखकर उसका मूड थोड़ा सा अपसेट तो हो गया था, क्योंकि रजत हमेशा ही ऐसा ही करता था। रात को वो उसके पास आता, उस पर अपना प्यार लुटाता और सुबह होते ही ऐसे गायब हो जाता जैसे कभी उसके पास आया ही नहीं था। वो मायूसी से बोले, ये तो मुझे पता ही था कि रात को आप मेरे पास आए हैं और ये प्यार भरी बातें बोल रहे हैं। वो सब सिर्फ और सिर्फ रात की चांदनी की तरह होगी, जो सुबह के उजाले में गायब हो जाएगी। पर अब मैं आपकी इन प्यार भरी बातों पर विश्वास करके आप पे भरोसा करने वाली नहीं हूँ। मैंने फैसला ले लिया है और मैं अपने फैसले पर अभी भी अड़ी हूँ। क्या कहा था आपने कि आप मेरी एंगेजमेंट नहीं होने देंगे, लेकिन आज मैं आपको विराट से एंगेजमेंट करके ही दिखाऊंगी। ये बोलकर वो थोड़ा सा जिद्दी मुंह बनाते हुए बेड से उठी और वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम में आकर जैसे ही उसने अपने हाथ
वॉश बेसिन में पानी के टैप के आगे किया। वो एकदम से हैरान रह गए क्योंकि उसके हाथों की सारी उंगलियों में इस वक्त एक एक रिंग पहनी हुई थी और हर एक रिंग डायमंड की थी। अपने हाथों की तरफ देखते हुए उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो हैरानी से बोली, ये मेरे हाथों में इतनी सारी रिंग्स क्यों हैं? ये मुझे किसने पहनाई? कल रात को तो मेरे हाथों में एक भी रिंग नहीं थी, तो अब ये इतनी सारी रिंग? बोलते हुए वो सोच रही थी कि अचानक से ये रिंग्स उसके हाथों में कैसे आई और फिर अचानक ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े बदले। उसके चेहरे पर थोड़ा गुस्सा झलकने लगा था। वो दांत पीसते हुए बोली, मुझे अच्छी तरह से पता है ये सब आपका किया धरा है मिस्टर भोसले, लेकिन आपको क्या लगता है कि आपकी इस तरह से की हरकत से मेरी एंगेजमेंट रुक जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। जैसे आपने ये रिंग्स मेरे हाथ में पहनाई है वैसे ही ये रिंग्स मैं अपने हाथों से निकाल भी दूंगी, फिर देखती हूँ कि मेरी एंगेजमेंट कैसे ख़राब होती है। ये बोलते हुए उसने अपने हाथों की एक उंगली में से रिंग निकालने की कोशिश की। वो रिंग बहुत ही ज़्यादा टाइट थी। शीतल ने उसे लगातार खींचने की कोशिश करते हुए बाहर निकालना चाहा, लेकिन वो रिंग्स बाहर निकल ही नहीं रही थी। शीतल ने फ्रस्ट्रेट होते हुए अपने हाथ जोर से वॉश बेसिन पर मारा तो उसका हाथ दर्द होने लगा। वो झल्लाते हुए बोली, आपको तो मैं छोड़ूंगी नहीं मिस्टर भोसले, देखिए मैं आपकी कैसे वाट लगाती हूँ। तभी उसकी नज़र सामने रखे हुए हैंडवॉश पर गई तो उसने जल्दी से वो हैंडवॉश की बोतल उठाई और बहुत सारा अपने हाथों पे गिरा लिया ताकि उसके हाथ थोड़े चिकने हो जाए और वो रिंग्स आसानी से निकल जाए। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो रिंग नहीं, कोई फांसी का फंदा हो जो निकल ही नहीं रहा हो। वो लगातार अपने हाथों से उन रिंग्स को निकालने की कोशिश करती रही, लेकिन वो रिंग्स भी रजत की तरह ढीठ निकली। वो इरिटेट होते हुए बोली, ओ गॉड, अब मैं विराट की एंगेजमेंट रिंग कैसे पहनूंगी अपने हाथों में? और अगर मैंने एंगेजमेंट रिंग अपने हाथ में नहीं पहनी तो विराट को भी बुरा लगेगा और मिस्टर भोसले को भी ऐसा लगेगा कि उन्होंने मेरी एंगेजमेंट रोक दी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं होना देना चाहती। मैं क्या करूं? ये बोलते हुए वो सोच रही थी कि अब वो क्या करे, लेकिन उसके पास कोई आइडियाज़ नहीं आ रहा था। तभी वो कुछ सोचते हुए बोली, किसी ज्वेलर्स के पास जाऊं क्या? हाँ, यही सही रहेगा। वो जल्दी से रेडी होती हूँ और ज्वेलर्स के पास जाती हूँ। अगर इन रिंग्स को कटवाना पड़ा तो मैं कटवा दूँगी, वैसे भी मुझे इनसे कोई मतलब नहीं, मुझे बस मेरा हाथ खाली चाहिए। ये बोलकर वो तुरंत शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आई और जल्दी से तैयार होने लगी। कुछ ही देर में वो तैयार होकर बाहर आई तो सीधा मेंशन से बाहर जाने की तरफ मुड़ी, लेकिन स्वीटी के उठने से पहले ही वो वापस ही आ जाएगी। लेकिन तभी स्वीटी ने पीछे से आवाज़ लगाई, एंजल आप कहाँ जा रही हो? स्वीटी की आवाज़ सुनकर शीतल के कदम एकदम से रुक गए। उसने तुरंत पलटकर पीछे की तरफ देखा तो स्वीटी उसकी तरफ भागे आ रही थी और वो इस वक्त पूरी ड्रेसअप थी। शीतल हैरान थी कि उसके बिना स्वीटी को तैयार किसने किया और स्वीटी इतनी सुबह सुबह उठ कैसे गई। तभी उसने स्वीटी के पीछे खड़ा हुआ रजत नजर आया और उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन और भी ज़्यादा बढ़ गए। स्वीटी भागकर उसके पास आई और बोली, मैं आपके ही उठने का इंतज़ार कर रही थी एंजल। आपको पता है मुझे आज डैडी अपने साथ मूवी दिखाने के लिए लेकर जा रहे हैं। मूवी देखने के बाद सुनकर शीतल ने घूरते हुए रजत को देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रजत इतना मेहरबान कैसे हो गया। वो मुस्कुराई और बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है स्वीटी बेटा, इसीलिए आप रेडी हुए हो क्या? स्वीटी ने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाया। शीतल मुस्कुराते हुए, अच्छा ठीक है, आप चले जाना मूवी देखने। पहले आप मुझे ये बताओ कि आपने ब्रेकफास्ट किया, आपने दूध फिनिश किया ना? स्वीटी तुरंत बोली, हाँ हाँ एंजल, मुझे डैडी ने सब कुछ फिनिश करवा दिया। आज उन्होंने अपने हाथों से मेरे लिए ऑमलेट बनाया था और मुझे दूध भी उन्होंने ही पिलाया, मुझे रेडी भी उन्होंने किया, उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे से किया। अब बस आप जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, फिर हम मूवी के लिए चलते हैं। उसकी बात सुनकर शीतल हैरान रह गई। वो तुरंत बोली, लेकिन मैं आपके साथ क्यों जाऊंगी? मेरा मतलब है आप डैडी के साथ जा रहे हैं ना मूवी देखने, तो फिर मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? और वैसे भी आज मैं थोड़ा सा बिजी। वह भी बोल ही रही थी कि स्वीटी तुरंत मुंह बनाते हुए बोली, आप मुझे हर्ट कर रही हो एंजल। आज तक आपने कभी मुझे किसी बात से मना नहीं किया और आज आप
मुझे मना कर रहे हो। आप मेरे साथ मूवी देखने नहीं जाओगे तो मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भी खुद को रूम में बंद कर लूँगी। मुझे फिर किसी से बात भी नहीं करनी। उसकी बातें सुनते हुए शीतल की तो आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि स्वीटी कभी भी शीतल को किसी तरह से इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करती थी। वो जल्दी से बोली, आप ऐसी क्यों बोल रही हो स्वीटी बेटा? ये बोलते हुए उसकी नज़रें रजत पर थी, जिसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट तैर रही थी। वो गुस्से से दांत पीसते हुए रजत की तरफ देखकर बोली, आपको तो मैं छोड़ूंगी नहीं मिस्टर भोसले। रजत भी बिल्कुल उसके करीब हुआ और बोला, मैं तो चाहता ही यही हूँ कि तुम मुझे छोड़ो ही नहीं चिली फ्लेक्स। हम दोनों का रिलेशन तो ऐसा ही होना चाहिए कि मैं तुम्हारा ऑर्गेनो और तुम मेरी चिली फ्लेक्स। जब तक हम दोनों एक दूसरे के साथ ना हो तो टेस्ट आ ही नहीं सकता। उसकी बात सुनकर शीतल बैंक से मुस्कुराई और बोली, जिंदगी कोई पिज़्ज़ा नहीं है मिस्टर भोसले जिसमें हम दोनों की ज़रूरत है। आपको भले ही ये सब मजाक लगता होगा, लेकिन मेरे लिए ये मजाक बिल्कुल भी नहीं है। स्वीटी शीतल की तरफ देखकर बोली, ओफो, अब आप दोनों फिर से लड़ने लग गए। आज ही आप दोनों को लड़ना है जब मेरा मूवी का मूड है। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ अब कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे मूवी ही नहीं देखनी, ना ही डैडी के साथ और ना ही एंजल के साथ। आप दोनों में से अब कोई भी मुझसे बात मत कीजिएगा। ये बोलकर स्वीटी ने अपने हाथ बांध लिए तो रजत और शीतल ने एक दूसरे को देखा और फिर स्वीटी की तरफ। रजत बहुत अच्छे से जानता था कि शीतल कुछ भी कर सकती है, लेकिन स्वीटी को खुद से नाराज नहीं होने दे सकती, इसीलिए उसे इंतज़ार था कि कब शीतल पिघलेगी। शीतल तुरंत अपने घुटनों के बल बैठी और स्वीटी के कंधों को पकड़कर बोली, अच्छा ठीक है, अगर आपको मूवी देखने जाना है तो मैं आपके साथ चलती हूँ, पर प्लीज़ आप मुझसे नाराज़ मत हो स्वीटी बेटा। आप जानते हो ना, एंजल आपको खुद से नाराज़ नहीं होने दे सकती। स्वीटी मुस्कुराई और बोली, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। आई लव यू एंजल, आई लव यू सो मच। ये बोलकर स्वीटी तुरंत शीतल के गले लग गई और शीतल ने भी उसे अपने बाहों में समेट लिया। उसे अपने सीने से लगाते हुए शीतल अपनी घूरती हुई नज़रों से रजत को ही देख रही थी। तभी अंकिता वहाँ पर आई और बोली, आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? शीतल थोड़ा अपने होठों को भींचकर बोली, हाँ, जहन्नुम में, जहाँ पर सिर्फ तुम्हारी ही कमी है। उसका बड़बड़ाना रजिता को साफ सुन रहा था। वही अंकिता हैरानी से बोली, क्या? रजत अंकिता की तरफ देखते हुए बोला, हाँ, हम किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए बाहर जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। शीतल ने रजत की बात सुनकर उसे तिरछी नज़रों से देखा और बोला, नहीं अंकिता, हम लोग किसी इम्पोर्टेंट काम से बाहर नहीं जा रहे हैं, हम लोग तो मूवी देखने जा रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम भी हमारे साथ चलो। क्यों स्वीटी बेटा? अगर अंकिता मॉम आपके साथ। ये बोलते हुए शीतल की आवाज़ कांपने लगी थी। स्वीटी के लिए किसी और को मॉम कहना उसके लिए बेहद तकलीफदेह था। तभी रजत गुस्से से शीतल को देखा और फिर अंकिता की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें फिलहाल रेस्ट करना चाहिए अंकिता, तुम रेस्ट करो, हम कुछ ही देर में आएंगे। अंकिता तुरंत बोली, पर मैंने सारी रात अच्छे से रेस्ट किया है रजत, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। ये बोलकर उसने स्वीटी की तरफ देखा और बोली, स्वीटी बेटा, आप अपनी मॉम को अपने साथ लेकर जाएंगे ना? स्वीटी एकदम से कंफ्यूज हो गई। वो सिर्फ रजत और शीतल के साथ जाना चाहती थी, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी शीतल एक बार फिर से बोली, जी अंकिता, आप हमारे साथ चल सकती है। और स्वीटी बेटा, मुझे नहीं लगता कि आपको इनके हमारे साथ चलने में कोई प्रॉब्लम होगी। स्वीटी ने तुरंत अपना सिर हाँ में हिलाया तो शीतल के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट आ गई। वो रजत की तरफ देखते हुए मन में बोली, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप मुझे मूवी में क्यों लेकर चल रहे हैं, ताकि मैं बिजी हो जाऊं और अपने हाथों के रिंग्स ना निकाल पाऊँ, लेकिन इन्हें तो मैं अपने हाथों से निकाल कर ही रहूँगी मिस्टर भोसले। और अगर आपके दिमाग में कोई और शरारत चल रही है तो उसके लिए आपकी ये बीवी ही काफ़ी है। ये बोलकर शीतल आयांश से मिलने उसके कमरे में गई और फिर कामाक्षी जी को मूवी के बारे में बताकर स्वीटी के साथ बाहर पार्किंग एरिया में आ गई। वो स्वीटी को लेकर बैक सीट पर बैठी और रजत और अंकिता आगे सीट पर
बैठे थे, लेकिन रजत की नज़र ड्राइविंग करते वक्त भी सिर्फ और सिर्फ शीतल पर ही टिकी थी और उन दोनों की नज़रें खुद पर महसूस करते हुए शीतल बुरी तरह से चिढ़ रही थी। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी मूवी थिएटर के बाहर आकर रुकी और रजत ने स्वीटी की तरफ इशारा किया तो स्वीटी ने तुरंत जाकर शीतल का हाथ पकड़ लिया और फिर दूसरी तरफ से रजत का भी हाथ पकड़ लिया। शीतल ने मुंह बनाते हुए रजत की तरफ देखा और धीमे से बोली, जितनी मर्जी कोशिश कर लो मिस्टर भोसले, ये सारी कोशिश धरी की धरी रह जाएगी। रजत मुस्कुराते हुए बोला, कोशिश तो तुम कर रही हो, मैं तो जो करना चाहता हूँ वो बिना कोशिश के भी हो जाएगा। शीतल तुरंत बोली, क्या? रजत तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, जानना चाहती हो? शीतल के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए तो रजत उसके कान के पास आकर कुछ बोला, जिसे सुनकर शीतल की आंखें एकदम हैरानी से बड़ी हो गई। वो गुस्से से बोली, कोशिश भी मत कीजिएगा मिस्टर भोसले, ये मूवी थिएटर है, कोई लग्जरी होटल नहीं जहाँ पर आप कुछ भी करेंगे, यहाँ पर पब्लिक होगी। रजत तुरंत बोला, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं पब्लिक से डरता हूँ? शीतल उसकी तरफ देखती ही रह गई। स्वीटी उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, जल्दी से चलो ना एंजल और डैडी, वरना लेट हो जाएगा और शो भी निकल जाएगा। ये बोल वो उन दोनों को खींच रही थी कि एक तरफ देखते हुए आगे बढ़ने लगी। रजत के चेहरे पर गहरी सी स्माइल ही उसे बता रही थी कि इसके दिमाग में जो चल रहा है वो उसे पूरा करके रहेगा, और वो सोचते हुए अब उसका गला भी सूख रहा था। कुछ देर बाद अंकिता, रजत और स्वीटी शीतल एक ही लाइन में बैठे थे। हालांकि रजत को अगर कभी मूवी देखनी भी होती तो वो पूरा थिएटर ही बुक करता और उसके अलावा थिएटर में पैर रखने की इजाज़त भी किसी को नहीं होती, लेकिन आज उसने ऐसा नहीं किया था क्योंकि उसके दिमाग में जो चल रहा था वो करने के लिए उसे पब्लिक की ज़रूरत थी। सामने शो चल रहा था और जैसे ही इंटरवल हुआ स्वीटी शीतल की तरफ देखते हुए बोली, एंजल एंजल, मुझे पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक पीनी है, जाओ जाकर मेरे पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। स्वीटी की डिमांड सुनकर शीतल ने रजत की तरफ देखा तो रजत ने तुरंत अपना चेहरा घुमा लिया, जैसे कहना चाह रहा हो कि मैं क्या करूं, डिमांड तुम्हारे पास आई है तो तुम ही पूरी करो। शीतल ने मुंह बनाया और फिर प्यार से स्वीटी की तरफ देखते हुए बोली, हम घर पर जाकर पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक दोनों एंजॉय करेंगे ना, बस थोड़ी ही देर में मूवी फिर से स्टार्ट होने वाली है। स्वीटी गुस्से से बोली, आज आपको क्या हुआ है एंजल, आप मेरी हर बात से मना कर रही है, क्या अब आप मुझसे प्यार नहीं करती? एक बार फिर से उसका इमोशनल ब्लैकमेल देखकर शीतल ने तुरंत रजत की तरफ देखा, जो अभी तक उसकी तरफ ही देख रहा था, लेकिन अब जैसे ही उसकी नज़रें रजत पर गई उसने एक बार फिर से अपना चेहरा घुमा लिया तो शीतल की गुस्से से मुठ्ठियाँ कस गई। वो हल्का सा मुस्कुराई और स्वीटी की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा ठीक है, मैं अभी आपके लिए कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न लेकर आती हूँ। ये बोलकर वो अपनी जगह से उठी और वहाँ से बाहर की तरफ चली आई। अभी वो बाहर जा ही रही थी कि अचानक से सीढ़ियों पर किसी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। वहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा था। शीतल एकदम से डर गई, लेकिन उसकी गहरी गहरी सांसें बता रही थी कि वो जानती थी कि उसे किसने खींचा है। वो धीमे से बोली, मिस्टर भोसले आप? रजत हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मेरी तो चिली फ्लेक्स ने अपना ऑर्गेनो पहचान ही लिया। शीतल चिढ़ते हुए बोली, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या मिस्टर भोसले? आते जाते लोग हमें देखेंगे तो कैसा लगेगा? रजत बोला, यहाँ अंधेरे में तुम उनकी आँखों में एक्स्ट्रा लाइट लगा दोगी क्या, जो उन्हें हम दिखाई देंगे? शीतल इरिटेट होते हुए बोली, भले ही हम उन्हें दिखाई ना दे, लेकिन ये तो पता चलेगा ना कि हम दोनों यहाँ पर हैं। प्लीज़ मिस्टर भोसले, मुझे जाने दीजिए। रजत तुरंत बोला, बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा तुम्हें यहाँ से, तब जाने दूंगा जब मैं जो करना चाहता हूँ वो काम पूरा हो जाए। शीतल गुस्से से बोली, आप पागल हो गए हैं क्या मिस्टर भोसले? आपको पता भी है कि आप क्या बोले जा रहे हैं? दिमाग खराब हो गया है आपका? ऐसे थिएटर में कौन रोमांस करता है? रजत जल्दी से बोला, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड करते हैं और कभी कभी तो हस्बैंड और वाइफ भी हैं करते हैं, और हम तो दोनों ही हैं, तो हमारा रोमांस करना तो बनता है। शीतल मुंह बनाकर बोली, मैं आपकी कुछ भी नहीं हूँ मिस्टर भोसले।
रजत बड़े दिलकश अंदाज में बोला, तुम ही तो मेरी सब कुछ हो, मेरी दुनिया, मेरा प्यार, मेरी जाने जिगर, मेरी जाने तमन्ना, मेरा चांद का टुकड़ा। शीतल उसकी आंखों में देखने लगी। वो उसकी ग्रीन ग्रीन आइज हल्की हल्की झलक दे रही थी। वो बोली, हो गया? शीतल की बात सुनकर रजत भी तुरंत बोला, अभी कहाँ हुआ, अभी तो शुरू भी नहीं किया। जब होगा तो तुम्हें भी तो पता चलेगा। वैसे भी टाइमिंग सेम ही है हमारी। उसकी बात सुनकर शीतल ने तुरंत उसके मुंह पर अपना हाथ रखा और बोली, पागल हो गए हैं क्या आप मिस्टर भोसले? दिमाग बिल्कुल सड़क चुका है अपनी जगह से। जिस तरह की आपकी हरकतें हैं ना, किसी ने देख लिया ना तो आपकी पिटाई कर देगा। आपको सड़क छाप हीरो समझकर फिर रोते रहना अपनी हीरोगिरी दिखाते हुए, और मैं नहीं बचाऊंगी। रजत एटीट्यूड से बोला, ओह रियली? तुम्हें लगता है कि किसी में इतनी हिम्मत है कि कोई मुझ पर हाथ उठाएगा? रजत भोसले पर कोई नज़र तो उठा कर देखे मेरी और तुम्हारी तरफ। अगर उसकी आंखें निकाल कर तुम्हारे हाथ में ना दे दी तो मैं भी रजत भोसले नहीं। उसका एटीट्यूड देखकर शीतल मुस्कुराते हुए बोली, आप हैं क्या मिस्टर भोसले? एक मिनट में बिल्कुल एटीट्यूड में आ जाते हैं तो दूसरे ही पर सड़क छाप हरकतें करने लग जाते हैं, और फिर रोमांस भी करना है आपको। इतनी जल्दी जल्दी कैरेक्टर कैसे बदल लेते हैं आप? रजत एक बार फिर से दिलकश अंदाज में बोला, तुमने मेरा दिल बदल दिया, अब कैरेक्टर तो बदलना ही था। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, मुझे वो करने दो जो मैं करना चाहता हूँ। शीतल उसकी बातों से पागल होने लगी थी। उसका मन कर रहा था कि वो रजत का गला ही दबा दे, लेकिन फिलहाल वो ये भी नहीं कर सकती थी। उसने अपने कंधों को जोर से कसा और बोली, प्लीज़ मिस्टर भोसले, मुझे जाने दीजिए ना। आप समझ नहीं रहे, ऐसी हरकतें थिएटर में नहीं होती हैं। रजत उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोला, अच्छा घर पर करने दोगे ना? शीतल तुरंत बोली, बिल्कुल भी नहीं, हम दोनों के बीच अब कुछ भी नहीं हो सकता। रजत जल्दी से बोला, हमारे बीच तो वो सब होगा जो तुमने सोचा भी नहीं। डिज़ायर और फैंटेसी बहुत है मेरी, पागल हो जाओगी तुम पूरी करते करते। शीतल ने अब उसके कंधे पर जोर से अपना हाथ मारा और बोली, अगर किसी ने आपकी बकवास सुन ली ना तो बता रही हूँ आपको बहुत बड़ा इश्यू बन जाएगा। ये पब्लिक प्लेस है, अब साइड हटिए यहाँ से और मुझे जाने दीजिए। अभी वो बोल ही रही थी कि रजत ने उसके होठों पर अपने होठ रखे और उसे पैशनेटली किस करने लगा। वो दोनों एक तरफ दीवार पर लगे हुए थे। जिस तरह से आते जाते लोगों को वो लोग दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उसके किस करने की आवाज़ ज़रूर लोगों को आ रही थी, और वो हैरानी से इधर उधर देख भी रहे थे, पर अंधेरे की वजह से सब कंफ्यूज थे। रजत यूं ही शीतल को किस करता रहा और धीरे धीरे उसके हाथ शीतल की बॉडी पर चलने लगे थे। शीतल उसके हाथों को रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो जितना रजत के हाथों को खुद से दूर धकेलती, रजत उतना ही ज़्यादा अपने हाथों को उस पर हार्ड कर देता। शीतल पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। उसने जोर से रजत को धक्का दिया तो रजत ने वापस उसके पास आकर उतने ही पैशनेटली से उसके सीने को पकड़ लिया और एक बार फिर से उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। शीतल इस बार उसे रोक भी नहीं पाई और रजत एक बार फिर से उसे पैशनेटली किस करने लगा। वो इस बार उसे और भी ज़्यादा डीपली किस कर रहा था, और अब उसके हाथ सिर्फ उसकी बॉडी पर ही नहीं चल रहे थे, बल्कि उसे और भी ज़्यादा परेशान करने लगे थे। शीतल ने जो इस वक्त प्लाजो सूट पहना हुआ था, जब उसने हल्का सा उसकी कुर्ती को ऊपर की तरफ किया तो शीतल की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत रजत के हाथ को पकड़ा, लेकिन रजत ने उसके हाथ को अपने दूसरे हाथ से कसकर पकड़ा और फिर अपना हाथ उसके पेट के पास रखा तो अगले ही पर शीतल की गहरी गहरी सिसकियाँ निकलनी शुरू हो गई। रजत उसे बस पागल कर रहा था। एक तरफ उसकी उंगलियां चल रही थी और दूसरी तरफ उसके होठ। शीतल अब तक रजत को खुद से दूर कर रही थी, लेकिन अब जिस तरह से रजत हरकतें कर रहा था वो खुद मदहोश होने लगी थी। उसकी वो गहरी गहरी सांस और भी गहरी होने लगी, लेकिन फिर अचानक ही रजत ने अपना हाथ रोक दिया और शीतल के होठों से भी अपने होठ हटा लिए। वो एकदम हैरान रह गई, उसका गला सूखने लगा था। शीतल कुछ बोलती उससे पहले ही रजत बोला, तुम पर अपना डेबिट छोड़ दिया है मैंने।
अब इसकी वसूली मैं तसल्ली से रात को करने वाला हूँ। ये बोलते हुए उसकी गर्म गर्म सांसें शीतल के चेहरे को छू रही थी। रजत अब थोड़ा नॉर्मल होकर बोला, जाओ जाकर सो एंजॉय करो, पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक मैं लेकर आऊँगा। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से चला गया और शीतल बस अपनी जगह पर खड़ी रह गई। अभी तक उसकी सांसें नॉर्मल नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी कोई तूफान आया हो और आधा उसे अपने साथ उड़ा कर ले गया हो और आधा उसे यहीं पर छोड़ गया हो। वो मुँह बनाते हुए बोली, ये क्या था? ओह गॉड, और मैं इसे एंजॉय कर रही थी। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? सीरियसली मिस्टर भोसले किसी दिन मेरे दिमाग का फ्यूज ही उड़ा कर रख देंगे। अब वो स्वीटी के पास जाने की बजाय पहले वॉशरूम एरिया में आई और तुरंत वॉशरूम गई। कुछ वक्त बाद जब वो वापस सिटिंग हॉल में आई तो उसने देखा रजत स्वीटी के पास बैठा था और अंकिता दूसरी तरफ बैठी थी। रजत अपने साथ वाली चेयर पर बैठे देख शीतल की आंखें बड़ी हो गई। वहीं रजत ने शीतल की सीट पर अपना हाथ रखकर हल्का सा अपने होठों को गोल गोल घुमाया तो शीतल ने तुरंत अपना चेहरा घुमा लिया। मतलब ये इंसान अब एक बार फिर से उसे पागल कर रहा था। वो आगे की तरफ आई और उसके आगे से होकर जाने लगी, लेकिन तभी रजत ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? चुपचाप बैठ जाओ। एक तो पहले ही मेरा इतना टाइम वेस्ट कर दिया पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक के चक्कर में, और अब और ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रही हो। ये बोलकर उसने सीधा शीतल को चेयर पर खींच लिया तो शीतल गुस्से से उसकी तरफ देखती ही रह गई। वो मुंह बनाते हुए बोले, आपको तो मैं छोड़ूंगी नहीं मिस्टर भोसले। रजत मुस्कुराया और बोला, पहले पकड़ तो लो, मैं तो बेकरार हूँ कि कब तुम मुझे अच्छे से पकड़ो। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर शरारती एक्सप्रेशन थे। ये देखकर शीतल और भी ज़्यादा खींच गई। उसने तुरंत उसके गाल पर अपना हाथ रखा और उसका चेहरा सामने की तरफ घुमा दिया। शो एक बार फिर से स्टार्ट हो चुका था और अब रजत की हरकतें भी शुरू होने लगी थी। मुश्किल से शीतल ने वहाँ पर 1 घंटा जैसे तैसे बिताया और स्वीटी के साथ वहाँ से बाहर की तरफ आई। स्वीटी ने एक बार फिर से एक हाथ से रजत का हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से शीतल का हाथ। अंकिता उन दोनों को देखकर बुरी तरह से चिढ़ रही थी। उसे समझ आ गया था कि जरूर इंटरवल के टाइम पर रजत और शीतल एक दूसरे के साथ थे, लेकिन वो कुछ बोल या कर पा ही नहीं रही थी। शीतल गाड़ी में बैठी हुई सोच रही थी कि अब वो अपने हाथों से वो सारे रिंग्स कैसे निकाले जो उसे एंगेजमेंट से पहले निकलवानी थी, लेकिन दोपहर का वक्त हो चुका था और आधे से ज़्यादा दिन बीत ही चुका था। अब उसके लिए बाहर निकलना अब और भी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था। वहीं उसके एक्सप्रेशन देखकर ही रजत समझ चुका था कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। वो चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट लिए बोला, तुम ये वाली रिंग्स तब तक अपने हाथों से नहीं निकाल पाओगी चिली फ्लेक्स, जब तक मैं नहीं चाहता, और मेरे नाम की रिंग्स निकाल कर तुम किसी और की एंगेजमेंट रिंग पहनो, ये तो मैं कभी होने नहीं दूंगा। नो नेवर। कुछ देर बाद वो लोग मैंशन पहुँचे। मैंशन पहुँचकर शीतल ने देखा कि वहाँ पर एंगेजमेंट की सारी तैयारियाँ शुरू हो चुकी थी। पूरा गार्डन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से सजाया जाने लगा था। दरवाजे पर ही उसे कामाक्षी जी दिखाई दी, जो बाहर की डेकोरेशन देखते ही आई थी। जैसे ही उन्होंने शीतल को देखा वो मुस्कुराई और फिर शीतल और स्वीटी की तरफ देखते हुए बोली, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आयाश को सुलाया है। पता नहीं कि तुम आ रही हो तो उसे थोड़ी और देर जगाए रखती। वैसे ये बताओ, शो टाइम एंजॉय किया ना तुम दोनों ने या नहीं? स्वीटी या शीतल में से कोई कुछ बोलता उससे पहले रजत वहाँ पर आया और बोला, किसी का तो पता नहीं, पर शीतल ने बहुत एंजॉय किया शो को, है ना चिली फ्लेक्स। ये बोलते हुए जब उसने शीतल की तरफ देखा तो शीतल बुरी तरह से चिढ़ गई। वो तुरंत कामाक्षी जी की तरफ देखते हुए बोली, हाँ माँ, हमने अच्छे से एंजॉय किया। अब मैं स्वीटी को लेकर ऊपर रूम में जाती हूँ, उसे फ्रेश करवा दूँगी, तब तक आप खाना लगवा दीजिए। रजत भी तुरंत बोला, हाँ भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन अच्छे से खाना तो मैं रात को ही खाऊँगा, फिलहाल तो कुछ भी थोड़ा बहुत खा लूँगा, है ना चिली फ्लेक्स। खाना इंसान को रात को ही अच्छे से खाना चाहिए ना। शीतल तुरंत बोली, मुझे नहीं पता, जाकर किसी और से पूछिए। ये बोलते हुए उसने अंकिता की तरफ देखकर मुंह बनाया।
तो अब चिढ़ने की बारी अंकिता की थी, लेकिन वो कुछ बोलती उससे पहले ही शीतल स्वीटी का हाथ पकड़कर वहाँ से जा चुकी थी। शाम का वक्त, अब तो भोसले मैंशन की खूबसूरती चारों तरफ फैली हुई थी। एक तरफ म्यूजिक चल रहा था तो दूसरी तरफ बहुत ही खूबसूरत स्टेज लगा हुआ था, जहाँ पर विराट और शीतल की एंगेजमेंट होने वाली थी। शीतल अपने रूम में थी और इस वक्त उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसे पता नहीं था कि आज क्या होने वाला है या नहीं। जितना वो रजत को जानती थी, अब उसे कन्फर्म तो हो गया था कि वो विराट के साथ उसकी एंगेजमेंट तो नहीं होने देगा, और ऊपर से उसके हाथों में पहनी हुई रिंग्स, जो अब तक वो एक बार फिर से निकालने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन वो निकल ही नहीं रही थी। वो पागल हुए जा रही थी। तभी अंकिता वहाँ पर आई और शीतल की तरफ देखते हुए बोली, एंगेजमेंट का टाइम हो चुका है, आओ तुम्हें मैं बाहर लेकर चलूँ। शीतल अपनी जगह से खड़ी हुई और पलटकर उसकी तरफ देखने लगी। अंकिता मुस्कुराते हुए उसके पास आई और बोली, वैसे मुझे तुम्हारी एंगेजमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इस एंगेजमेंट में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि आज एंगेजमेंट और फिर 3 दिन बाद शादी। उसके बाद तुम रजत की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए आउट, और मैं ऐसे में ये एंजॉय करना तो बनता ही है ना। शीतल मुस्कुराई और बोली, ओह सीरियसली, आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं भोसले की लाइफ से चली जाऊंगी तो आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएगी, मतलब अब आप उनकी लाइफ में नहीं, और फिर भी इतना गुरूर। अंकिता हंसी और बोली, हाँ मैं रजत की लाइफ में नहीं हूँ, लेकिन उसका प्यार मैं भी हूँ, और प्यार भी और अभी भी वही है, बस तुम बीच में आ गई हो, लेकिन अब तुम्हारा भी यहाँ से जाने का अरेंजमेंट हो चुका है, तो अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शीतल थोड़े एटीट्यूड से बोली, कितना अजीब है ना, मुझे मिस्टर भोसले की ज़िंदगी में आने के लिए आपको बाहर नहीं निकालना पड़ा, लेकिन आपको मिस्टर भोसले की ज़िंदगी में आने के लिए मुझे बाहर निकालना पड़ रहा है। इसी से पता चलता है कि उनकी ज़िंदगी में किसकी वैल्यू कितनी है और किसकी नहीं। अंकिता अपने दांत पीसते हुए बोली, बकवास बंद करो अपनी और चुपचाप एंगेजमेंट में चलो। अगर आज तुमने कोई ड्रामा किया ना तो देख लेना। शीतल तुरंत बोली, मुझे धमकी दे रही हैं आप? अंकिता एक बार फिर से एटीट्यूड से बोली। अंकिता भोसले को धमकी देने की आदत नहीं, वो जो करना चाहती है बस कर देती है, और अगर कोई उसके रास्ते में आए तो उसे हटाने के लिए धमकी तो अंकिता भोसले बिल्कुल भी नहीं देती, क्योंकि उसे लोगों को रास्ते से और अपनी ज़िंदगी से हटाना बहुत अच्छी तरह से आता है ना। कम विथ में, ये बोलकर उसने शीतल की कलाई पकड़ी और उसे रूम से बाहर ले आई। रूम से बाहर आते ही जैसे वो सीढ़ियों से उतरने लगी, शीतल की नज़र दूसरी तरफ से सीढ़ियों से आ रहे रजत पर गई, जिसने भी इस वक्त ब्लू कलर का ही कुर्ता पजामा पहना हुआ था, जो कि शीतल के ब्लू कलर के लहंगे से पूरा मैच हो रहा था। शीतल की भौहें तन गई। वहीं अंकिता के भी गुस्से से मुट्ठियाँ कस रही थी। वो जानती थी कि ये सब रजत ने जानबूझकर किया है। अब और उसे विराट की भी फिक्र हो रही थी। ना जाने अगर विराट ने यह सब नोटिस कर लिया तो उसे कैसा फील होगा। वहीं अंकिता की भी गुस्से से मुट्ठियाँ कसे जा रही थी। तभी कामाक्षी जी अयास के साथ वहीं हॉल में आए तो उसकी नज़र शीतल पर गई। वह उसी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए वहाँ पर आई और शीतल की तरफ देखते हुए बोली, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम, कहीं तुम्हें मेरी ही ना नज़र लग जाए। ये बोलकर उन्होंने अपनी आंखों से हल्का सा काजल लिया और शीतल के कान के पीछे लगा दिया तो शीतल हल्का सा मुस्कुराई। उसने आयास को अपनी गोद में लिया तो आयास उसके बड़े बड़े इयररिंग्स के साथ खेलने लगा। कामाक्षी जी थोड़ा मायूस होकर बोली, अगर तुम इस घर से चले जाओगी तो आयास भी चला जाएगा ना, मैं कैसे रहूँगी आयास के बिना। ये बोलते हुए उनकी आंखों में हल्की सी नमी तैर गई, जो उनकी आंखों में वो आंसू देखकर शीतल को भी बहुत बुरा लगने लगा। ये बात वो भी बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि बच्चों से अटैचमेंट कितनी जल्दी हो जाती है स्वीटी, और उसकी अटैचमेंट भी तो कुछ इसी तरह की हुई थी। पूरा 1 साल उसके साथ रहने के बाद जब रजत स्वीटी को लेने आया तो कैसी उसकी जान निकल रही थी, ये वही जानती थी। हालांकि कामाक्षी जी और आयांश को एक साथ रहते कुछ ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था,
लेकिन बच्चों के साथ तो लगाव 1 ही मिनट में हो जाता है। तभी रजत वहाँ पर आया और बोला, क्या हुआ, अब आपको रोना क्यों आ रहा है? आप ही थी ना वो जो शीतल को इजाज़त दे रही थी किसी और से शादी करने की, तो अब आपको बुरा क्यों लग रहा है? कामाक्षी जी गुस्से से बोली, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, और अगर मैंने शीतल को किसी और से शादी करने के लिए कहा तो वो भी मैं तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम शीतल को परेशान कर रहे थे, वरना मैं कभी भी शीतल और आयांश को खुद से दूर नहीं करती। जो लोग मुझे नहीं पसंद थे उन्हें मैंने सालों बर्दाश्त किया, और जिन लोगों से मुझे इतना प्यार है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझसे दूर हो रहे हैं। ये बात कहते हुए उन्होंने जब अंकिता को सर्द नज़रों से देखा तो अंकिता और भी ज़्यादा चिढ़ गई। वो गुस्से से मुंह बनाते हुए मन ही मन में बोली, ओह रियली, मैं आपको बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन रहना तो आपको मेरे ही साथ पड़ेगा। और एक बार तो बस ये रजत एक बार बस मेरे हाथ आ जाए, तब तुम दोनों बुढ़ा बुढ़ी को इस घर से ना निकाल दिया तो मैं भी अंकिता भोसले नहीं। रजत शीतल और कामाक्षी की तरफ देखते हुए बोला, मेरी वजह से क्या हुआ क्या नहीं, आई डोंट केयर, लेकिन मेरी वजह से अब एक चीज़ ज़रूर होगी, ये शादी नहीं होगी। बेशक से जितना ड्रामा करना है कर लीजिए। ये बोलकर रजत बाहर की तरफ चला गया। शीतल कामाक्षी जी की तरफ अपना चेहरा लेकर उनका हाथ अपने हाथों में थाम कर बोली, आप परेशान मत होइए माँ, और वैसे भी मैं कौन सा बहुत दूर जा रही हूँ, यहीं पर तो हूँ ना। आपको जब मुझसे मिलना होगा तब आप मुझसे मिलने मेरे पास आ सकती है, और आयांश से भी मिल सकती हैं। मैं इस घर से ज़रूर जाऊँगी, लेकिन आप लोगों से दूर नहीं जाऊँगी। शीतल की बात सुनकर कामाक्षी जी हल्का सा मुस्कुराई। आयांश को कामाक्षी जी ने वापस अपने गोद में ले लिया। शीतल बाहर गार्डन एरिया की तरफ आई तो उसे सामने ही विराट खड़ा हुआ मिला, लेकिन तभी अचानक उसकी आंखें बड़ी हो गई जब उसने विराट के साथ श्रेया को देखा। वो तुरंत श्रेया के पास आई और मुस्कुराते हुए उसके गले लग गई। श्रेया ने उसे खुद से अलग किया और बोली, रहने दे, तो मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं, अपने एंगेजमेंट में इनवाइट तक नहीं किया। शीतल फिरका सा मुस्कुराई और बोली, सब कुछ इतना जल्दी में हो गया कि मुझे तुम्हें कुछ बताने का वक्त ही नहीं मिला। आई एम सो सॉरी। अब तो नाराज़गी छोड़ दो ना। श्रेया मुस्कुराते हुए बोली, चलो चलो, तुम्हें माफ़ किया, पर तुम दोनों की शादी हो रही है, मैं इस चीज़ के लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन ये बता उस बागड़ बिल्ले का क्या हुआ? मतलब तुमने तो कहा था कि वो एक नंबर का सनकी इंसान है, तुझे बहुत परेशान कर रखा है उसने, तो अब क्या वो तुझे परेशान नहीं कर रहा? अगर वो तुझे परेशान कर रहा है तो मुझे बता, मैं उसकी चटनी ना बना दूँ तो मुझे कहना। अभी वो बोल ही रही थी कि रजत शीतल के साथ आकर खड़ा हो गया और बोला, अच्छा तो मेरी चटनी बनाओगी तुम? रजत को सामने देखकर ही शीतल शेयर की तो सिट्टी पिट्टी ही गुल हो गई। वो तुरंत बोली, नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा, मैं तो बोल रही थी कि मुझे इंडियन खाना बहुत पसंद है जिसमें अचार चटनी भी होती है ना, तो तब तक एंगेजमेंट स्टार्ट नहीं होती, तो क्या मैं खाना खा लूँ? प्लीज़ विराट, आप मेरे साथ चलिए ना, मुझे थोड़ा गाइड कर दीजिएगा, क्योंकि इंडियन खाने का मुझे अब ज़्यादा आइडिया नहीं है। ये बोलकर उसने विराट का हाथ पकड़ा और वहाँ से चली गई। विराट शीतल के पास रुकना चाहता था। वो रजत और शीतल को एक साथ देखकर ही बहुत इनसिक्योर फील कर रहा था, लेकिन वो श्रेया को मना भी नहीं कर सकता था। शीतल गुस्से से रजत की तरफ देखते हुए बोली, क्यों आप मुझे परेशान कर रहे हो, साथ ही साथ मेरे फ्रेंड्स को भी? रजत तुरंत हैरानी भरे एक्सप्रेशन से बोला, अच्छा तुम कुछ भी करो, मेरे अलग से नामकरण करो, लोगों के सामने मुझे सनकी और पागल बोलो, और मैं किसी को कुछ जवाब भी ना दूँ। और क्या कह रही थी वो, अगर मैं तुम्हें परेशान करता हूँ तो वो मुझे सबक सिखाएगी? ओह रियली? शीतल मुंह बनाते हुए बोली, वो फ्रेंड है मेरी, उसे फिक्र है मेरी। रजत ने उसकी कमर को पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए बोला, और तुम जान हो मेरी, और मेरी जान की सबसे ज़्यादा फिक्र अभी किसी को है तो वो सिर्फ मुझे है। तुम्हारे लिए पॉजिटिव होने का भी हक किसी और को नहीं सिवाय मेरे। ये बोलते हुए रजत शीतल को बड़ी ही तपिश भरी नज़रों से देख रहा था। शीतल तुरंत उसके हाथ को अपनी कमर से हटाते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप मिस्टर भोसले?
ये मेरी इंगेजमेंट है, प्लीज़ ऐसी हरकतें करना बंद कीजिए, मुझे अब और ज़्यादा परेशान मत कीजिए, यहाँ पर सब है। रजत शरारती मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम अकेले में चलकर ये सब हरकतें कर सकता हूँ तो चले अंदर। शीतल गुस्से से बोली, इम्पॉसिबल, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी और छोड़िए मुझे। ये बोलकर उसने रजत को धक्का दिया तो रजत हल्का सा पीछे हो गया, लेकिन अगले ही पर उसने फुर्ती से शीतल को एक बार फिर से अपनी तरफ खींचा और इस बार अपनी उंगलियां उसकी पीठ कर ले गया। वो उसे बड़ी मदहोशी भरी नज़रों से देखते हुए बोला, वैसे तुम मेरा पेशेंस चेक किए जा रही हो, एक तो किसी और के साथ अपनी इंगेजमेंट और शादी की बातें करके, और अब इतनी खूबसूरत बनकर मेरे सामने आकर खड़ी हो। मन तो कर रहा है कि तुम्हें खा जाऊं, लेकिन कंट्रोल कर रहा हूँ। पर मानना पड़ेगा, तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। हाय, कहीं मेरी नज़र न लग जाए। ये बोलते हुए उसने यूं ही अपनी उंगली अपनी आंखों पर हल्की सी रखी और फिर ऐसे ही शीतल के कान के पीछे लगाकर टच कर दी तो शीतल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। वो हंसते हुए बोली, अब सच में पागल हो गए हैं मिस्टर भोसले। रजत मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे लिए। जाओ अब जाकर अपनी एंगेजमेंट एंजॉय करो, जिसमें तुम्हारे हाथों में रिंग भी नहीं पहनाई जाएगी। शीतल को अब रजत की बातों पर गुस्सा आने लगा। रजत ने उसकी उंगलियों में जो रिंग्स डाली थी वो अभी भी उसके हाथों में ही फंसी हुई थी और अब एक बार फिर से उसे टेंशन होने लगी थी। कुछ देर बाद विराट और शीतल दोनों स्टेज पर थे और सब लोग उनके लिए हुटिंग कर रहे थे। सबकी नज़रें उन दोनों पर ही टिकी हुई थी। स्वीटी जो रजत के साथ खड़ी थी उसका चेहरा मायूस हो गया था। रजत उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ स्वीटी बेटा, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? स्वीटी मायूसी से बोली, एंजल किसी और से शादी कर रही है डैडी, इसीलिए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। रजत हैरानी से बोला, क्यों क्यों आपको अच्छा नहीं लग रहा? स्वीटी मासूमियत से बोली, क्योंकि मुझे एंजल को अपनी मॉम बनाना है और वो मेरी मॉम तो तब बनेगी ना जब वो आपकी वाइफ बनेगी, पर अगर किसी और ने उनसे शादी की तो वो फिर आपकी वाइफ कैसे बनेगी? स्वीटी की बात सुनकर रजत के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो तुरंत बोला, आप फिक्र मत कीजिए स्वीटी बेटा, आपकी एंजल आपकी मॉम ज़रूर बनेगी। स्वीटी तुरंत बोली, सर डैडी, एंजल मेरी ही मॉम बनेगी ना, आप उनसे शादी करोगे ना? रजत स्वीटी के बालों को थोड़ा सहलाते हुए बोला, हाँ, आपकी एंजल की शादी आपके डैडी से ही होगी और आपके डैडी आपकी एंजल को और आपको आयांश को कभी आपसे दूर नहीं जाने देंगे। स्वीटी तुरंत रजत के गले लग गई और रजत ने भी उसे अपने बाहों में अच्छे से समेट लिया। अब उसकी नज़रें एक बार फिर से विराट और शीतल पर ही टिकी हुई थी। विराट ने शीतल की तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा, फाइनली हम दोनों की एंगेजमेंट हो रही है। शीतल ने कुछ नहीं कहा, बस फीका सा मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिलाया। तभी अंकिता उनके पास आकर खड़ी हुई और अपने हाथों में पकड़ी हुई ट्रे शीतल के आगे की। शीतल उसे वहाँ पर देख हैरान हुई तो अंकिता उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे इतने इम्पोर्टेंट और स्पेशल डे को मैं और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और स्पेशल बनाना चाहती थी, इसीलिए सोचा ये सब मैं खुद ही करूं, तुम्हें अच्छा लगेगा। अब जल्दी से विराट को रिंग पहना। शीतल को अपने हाथ आगे करते वक्त बड़ा ही अजीब लग रहा था। उसने किसी तरह ट्रे में से रिंग उठाई और विराट के हाथों में पहना दी। विराट ने जब उसके हाथों की तरफ देखा तो हैरानी से बोला, तुम्हारे हाथों में तो ऑलरेडी पूरी तरह से रिंग से भरी हुई है, बट डोंट वरी, मैं अभी निकाल देता हूँ। ये बोलकर उसने शीतल का हाथ पकड़ा और उनमें से रिंग्स निकालने की कोशिश करने लगा। अंकिता भी उसके हाथ देखकर हैरान रह गई। शीतल तुरंत बोली, ये नहीं निकलेगा विराट, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं इन रिंग्स को नहीं निकाल पाई। विराट मुस्कुराते हुए बोला, ऐसे कैसे ये नहीं निकलेगा? डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें इन्हें निकाल कर दिखाऊंगा। और तुमने इतनी सारी रिंग्स पहनी ही क्यों? ये बोलते हुए उसने अब सवालिया नज़रों से शीतल की तरफ देखा तो शीतल को समझ ही नहीं आया कि वो विराट को क्या ही जवाब दे। वहीं अंकिता गुस्से से दांत पीसते हुए मन ही मन में बोली, तो ये था तुम्हारा प्लान इस एंगेजमेंट से बचने के लिए, बट
मेरे होते हुए तुम इस इंगेजमेंट से बच नहीं सकती। ये बोलते हुए उसने विराट की तरफ देखा तो बोली, मुझे ट्राई करने दो। विराट जो उन रिंग्स को खींचने की कोशिश कर रहा था पर वो रिंग्स निकल ही नहीं रही थी। उसने तुरंत शीतल का हाथ छोड़ दिया तो अंकिता ने शीतल का हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया। विराट उसके हाथों से बहुत ही सॉफ्टली उस रिंग को निकाल रहा था, लेकिन अंकिता ने जैसे उन रिंग्स को निकालना शुरू किया, शीतल को अपने हाथों में बहुत तेज दर्द महसूस होने लगा। सभी लोग हैरानी से विराट और शीतल की तरफ देख रहे थे। एंगेजमेंट के रस्म रुकते देख कामाक्षी जी भी हैरान थी, लेकिन फिलहाल वो स्टेज से नीचे ही खड़ी थी। अंकिता शीतल के हाथों से ऐसे रिंग निकाल रही थी जैसे शीतल के हाथ न हाथ होकर कोई लकड़ी का टुकड़ा हो, जिसे वो जिस तरह जिस मर्जी से हैंडल कर रही थी। वहीं जब रजत ने शीतल के चेहरे पर दर्द झलकता हुआ देखा तो स्वीटी को वहीं चेयर पर बिठाकर तुरंत स्टेज पर आया। रजत को अपनी तरफ आते देख शीतल का गला अब सूखने लगा और उसकी सांसें हलक में अटक गई। रजत बिल्कुल शीतल के करीब आकर खड़ा हुआ तो विराट गुस्से से बोला, ओह रियली, अब मुझे समझ में आया कि ये सब क्या है। जरूर मिस्टर रजत भोसले ने ही ये सब कुछ किया होगा। अंकिता, जिसका पूरा ध्यान शीतल के हाथों से रिंग्स निकालने में था, जैसे ही उसने विराट की बात सुनी तुरंत उसने नजरें उठाकर देखा तो रजत को अपने सामने देख उसके हाथ भी ढीले पड़ गए और उसके हाथ से शीतल का हाथ छूट गया। तो रजत ने उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़ा और गौर से देखने लगा। शीतल के हाथों पर अंकिता ने जिस तरह से जोर लगाया था उसकी वजह से उसके हाथों पर अच्छे खासे जख्म हो गए थे, जिनमें से हल्का हल्का खून रिसने लगा था। रजत अपने सर्द नज़रों से अंकिता के चेहरे की तरफ देखा तो अंकिता एकदम से डर गई। वो हड़बड़ाते हुए बोली, वो मैं शीतल के हाथों से तो बस रिंग्स निकालने की कोशिश कर रही थी। रजत बेहद सर्द आवाज़ में बोला, तुम्हें नहीं लगता कि ये कोशिश तुम पर भारी पड़ सकती है? अंकिता तुरंत बोली, तुम मुझे गलत समझ रहे हो रजत, मैं बस चाहती थी कि ये एंगेजमेंट अच्छे से हो जाए। रजत बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, जो चीज़ होनी है वो तो हो जाएगी और जो चीज़ें नहीं होनी उसे कोई चाहकर भी नहीं रोक सकता। और रही बात एंगेजमेंट की, तो इस एंगेजमेंट का डिसीजन तो चिली फ्लेक्स ले ही चुकी है। आई मीन शीतल ले ही चुकी है, तो अब कौन ही उसके डिसीजन को रोक सकता है। ये बोलते हुए अब रजत ने अपनी नज़रें शीतल की तरफ घुमाई तो शीतल एकदम हैरान रह गई। अब तक रजत यही बोल रहा था कि वो इस एंगेजमेंट को नहीं होने देगा और अब वो खुद ही बोल रहा है कि वो एंगेजमेंट नहीं रोक सकता। उसके मुंह से ये सब सुनना काफ़ी हैरानजनक था। शीतल कुछ बोलती उससे पहले ही विराट बोला, सही कहा तुमने, इस एंगेजमेंट को कोई रोक नहीं सकता। भले ही शीतल मेरे हाथ से रिंग्स ना पहने, लेकिन मैं उसे रिंग दे सकता हूँ और जब भी तुम्हारी ये पहनाई हुई रिंग्स उसके हाथों से उतर जाएगी तो उसके हाथों पर सिर्फ और सिर्फ मेरी पहनाई हुई रिंग्स होगी, जिसके बाद उसके हाथ पर भी मेरे नाम की निशानी होगी और वो भी मेरी ही होगी। रजत ने उसे तिरछी नज़रों से देखा और बोला, इतना कॉन्फिडेंस, चलो इस कॉन्फिडेंस पर तुम दोनों को ये एंगेजमेंट करने दी जाए। ये बोलकर उसने शीतल का हाथ से वो रिंग्स उतारनी शुरू की। वो रिंग्स लॉक वाली थी, जिसका लॉक तब खुलता था जब उस रिंग्स को थोड़ा ऊपर की तरफ किया जाए। उन रिंग्स को ना ही उंगलियों से खींचने की ज़रूरत थी और ना ही गोल घुमाने की, बस उन्हें हल्का सा पकड़कर थोड़ा ऊपर किया जाए तो उस रिंग्स का लॉक ऑटोमेटिक खुल जाता था। जैसे जैसे रजत उन रिंग्स को शीतल की उंगलियों से निकाल रहा था, शीतल की हैरानी बढ़ती ही जा रही थी। उन सारी रिंग्स को उसके हाथों से निकालना मतलब उसके और विराट के एंगेजमेंट होने देना, और रजत खुद उसे ये एंगेजमेंट करने दे रहा है। ये जानकर उसके चेहरे पर मिक्स्ड एक्सप्रेशन थे। हालांकि उसे खुश होना चाहिए था, लेकिन वो खुश नहीं हो पा रही थी और दिल में एक अजीब सी तकलीफ हो रही थी। एक ही मिनट में शीतल के दोनों हाथ खाली हो चुके थे। रजत ने वो सारी रिंग्स शीतल के हाथों से निकाली और फिर अंकिता का हाथ पकड़कर वो सारी रिंग्स उसके हाथ पर कुछ इस तरह से रखी कि अंकिता का हाथ जोर से नीचे की तरफ गया और उसकी कलाई ही मुड़ गई।
अंकिता की तो दर्द से आह निकल गई। रजत उसकी तरफ देखते हुए बोला, रख लो, तुम्हारे काम आ जाएगी। वैसे भी आज का दिन बहुत खास है, सोचा शीतल के हाथों से थोड़ा दान करवा दूं। रजत की बातें सुनकर अंकिता की आंखें अब और भी बड़ी हो गई रही हैं। शीतल भी हैरान थी। रजत शीतल की तरफ देखते हुए बोला, रजत भोसले बेहद घमंडी है, बेहद ईगोइस्टिक है, इंसान है। लेकिन रजत भोसले में एक चीज़ और भी है जो रजत भोसले को सिर्फ रजत भोसले बनाती है, और वो है रजत भोसले का गुरूर। और जितना गुरूर उसे अपनी शख्सियत का है, उससे भी ज़्यादा गुरूर उसे अपनी की हुई मोहब्बत का है। अब देखना यह है कि उसकी मोहब्बत के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। शीतल एक बार फिर से रजत की ही तरफ देखती रह गई। वीरान तुरंत बोला, शीतल के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। रजत बिना विराट की तरफ देखे हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि मेरी शीतल ने पर्सनल असिस्टेंट रखा है। लेकिन सॉरी, रजत भोसले तो कभी अपने बिजनेस पार्टनर के पर्सनल असिस्टेंट से बात नहीं करता। यहाँ तो शीतल के पर्सनल असिस्टेंट से वो क्या ही बात करेगा। फिर इंगेजमेंट है आज तुम्हारी, तो इंगेजमेंट एंजॉय करो, रस्म पूरी करो, लोग देख रहे हैं तुम्हें। तमाशा तो वैसे भी बहुत हो चुका है, अब देखना है कि ये तमाशा ख़त्म कैसे होता है। ये बोलते हुए रजत ने एक बार फिर से शीतल को सर्द नज़रों से देखा और वहाँ से पीछे हट गया। शीतल अभी भी बस एकटक उसे ही देखे जा रही थी और उसके कानों में रजत की ही बातें गूंज रही थी। अंकिता गुस्से से मुंह बनाते हुए वहाँ से चली गई। उसे रजत की बात करनी थी, वो कैसे उन दोनों के सामने उसके इंसल्ट कर सकता है। वो जानती थी कि वो रजत से ज़्यादा बहस तो नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे इमोशनली टॉर्चर तो ज़रूर कर सकती थी। विराट शीतल की तरफ देखते हुए बोला, तुमने तो मुझे रिंग पहना दी, अब मैं भी तुम्हें रिंग पहना दूँ। सब लोग देख रहे हैं हमें शीतल, और मैं चाहता हूँ कोई हमारे बारे में बेफालतू की बातें न करे। शीतल उसकी बात सुनकर बस हल्का सा मुस्कुराई। अब तक वो विराट के साथ एंगेजमेंट करने की जिद कर रही थी, लेकिन अब पता नहीं क्यों उसका हाथ वो आगे बढ़ा ही नहीं पा रही थी। जब उसे अपना हाथ कांपता हुआ सा महसूस हुआ तो विराट ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, तो विराट ने उसके हाथ को कसकर थाम लिया। शीतल को अपने हाथ पर बेहद अजीब सा महसूस हो रहा था। किसी और का छूना भी उसे एक अजीब सी बेचैनी दे रहा था। उसकी नज़रें अब खुद ब खुद रजत को ढूंढने लगी। जैसे ही विराट ने रिंग पहनाई, सब लोगों ने तालियां बजाना शुरू की और म्यूजिक लाउड हो गया। विराट उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, कैन आई हैव डांस विथ यू। शीतल जो अभी भी रजत को ही ढूंढ रही थी, उसे विराट की बात सुनाई ही नहीं दी। विराट ने उसका हाथ थाम लिया और बोला, क्या हुआ, शर्म आ रही है। शीतल, हम दोनों दोस्त तो पहले से ही थे, अब लाइफ पार्टनर बनने वाले हैं। शीतल उसकी बात सुनकर उसकी तरफ एक बार फिर से फीका सा मुस्कुराए और वापस रजत को ढूंढने लगी। तो इस बार रजत को फिर गुस्सा आने लगा। वो थोड़े सख्त लहजे में बोला, तुम्हें क्या हुआ है शीतल, मैं कब से तुम्हें डांस के लिए पूछ रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरी तरफ ढंग से भी नहीं देख रही हो। शीतल हड़बड़ाते हुए बोली, वो मैं मेहमानों की तरफ देख रही थी, सब लोग डिनर और डांस में बिजी हो गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार जाकर आयांश को देख लूँ, शायद उसे मेरी ज़रूरत होगी। विराट उसे खुद से दूर जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन शीतल ने आयांश का नाम लिया तो वो उसे रोक भी नहीं सकता था। विराट धीरे से बोला, ठीक है, लेकिन प्लीज़ जल्दी आ जाना, मैं नहीं चाहता मेहमानों के सामने कोई फालतू का ड्रामा हो। शीतल बिना उसकी बात का जवाब दिए ही वहाँ से चली गई। शीतल वहाँ से सीधा अंदर की तरफ आ गई, जबकि कामाक्षी जी और आयांश बाहर ही थे और शीतल को बाहर दिखाई भी दिए, लेकिन पता नहीं क्यों उसे रजत से मिलने की तलब हो रही थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी क्यों वो रजत की तरफ खींची चली जा रही है। वो अंदर आई और सीधा रजत के कमरे में गई। उसकी नज़र सोफे पर बैठे हुए रजत पर गई। उसे देखकर उसका दिल जोरों से कांप उठा, क्योंकि सामने टेबल पर वाइन की बोतल रखी थी और साथ ही एक गिलास भी भरा हुआ था। रजत ने अपना सिर सोफे पे टिकाया हुआ था और चेहरा ऊपर की तरफ किया हुआ था। शीतल अंदर आई तो उसके सामने खड़े हो गई। रजत बिना उसकी तरफ देखे हुए बोला, क्या हुआ, अपने एंगेजमेंट का जश्न बीच में छोड़कर ही चली आई।
शीतल उसे देखते हुए बोली, ये सब क्या है? क्या था उनकी उन सब बातों का मतलब? क्या गुरूर और क्या घमंड? आपको क्या लगता है कि आपकी ऐसी बातें करोगे तो मैं पिघल जाऊंगी? उसका सवाल सुनकर रजत ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, तुम बर्फ नहीं हो चिली फ्लेक्स जो पिघल जाओगी। तुम पत्थर हो, लेकिन तुम्हें पता है तुमने इस पत्थर को मोम बनाया है, और जब से ये पत्थर मोम बन गया तो तुम खुद ही पत्थर बन गई। शीतल बोली, बंद कीजिए अब ये सब बातें, एंगेजमेंट हो चुकी है अब मेरी। रजत मुस्कुराया और बोला, बहुत जल्द शादी भी हो जाएगी, यही कहना चाहती हो ना? शीतल बोली, हाँ हो जाएगी, और आप ये यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हैं? इसका क्या मतलब है? क्या जताना चाहते हैं कि आपका दिल टूट गया है? रजत अपनी जगह से खड़ा हुआ और शीतल के बिल्कुल पास आकर उसके चेहरे पर झुककर बोला, क्यों? तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है मेरे दिल टूटने से? शीतल उसकी तरफ देखती ही रह गई। वो कोई जवाब देती उससे पहले ही रजत मुस्कुराया और उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला तो नोटों की एक गड्डी उसके साथ बाहर आ निकली। रजत उन नोटों की गड्डी की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें याद है बोली, जिस दिन तुमने बाजार में पाव भाजी खाए थे और मुझे पैसे देने के लिए कहा था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। उसके बाद से मैंने अपने पास कैश रखना शुरू कर दिया, लेकिन क्या ही फ़ायदा, तुम तो थी ही नहीं जिसे मैं पाव भाजी खिला सकूं। ये बोलते हुए रजत के चेहरे पर एक दर्द साफ झलक रहा था, जिसे देख शीतल को भी अपने दिल में तकलीफ महसूस हो रही थी। रजत की आंखें अब बेहद लाल हो चुकी थी। रजत ने उस नोटों की गड्डी को शीतल के सर पर ऊपर से वारा और बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो, और आज मन तो कर रहा है कि पूरी दुनिया तुम्हारे ऊपर से वार दूं। लेकिन ये रजत भोसले बिलेनियर जरूर है, लेकिन अगर ये दुनिया तुम पर वार दी तो फिर दुनिया ही खत्म हो जाएगी, और मैं तुमसे अलग होने के डर से ये दुनिया भी खत्म नहीं कर सकता। लेकिन बदनसीबी तो देखो मेरी, जिससे दूर जाने का डर है वो मेरे करीब ही नहीं आना चाहती ना अब तुम मेरे करीब। तो ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।